यहाँ से हम पढ़ेंगे तुंगभद्रा अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, हिरण एवं चौसिंगा एवं पक्षी के लिए प्रसिद्ध है तुंगभद्रा। अब आगे आपका पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसमें तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। काबला वन्यजीव में हो जाएगा तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, चीतल। ठीक। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, भालू, हाथी, एक सिंग वाला गैंडा, लंगूर हिरण के लिए। काजीरंगा असम में है, वो एक सिंग वाले गैंडा के लिए, जंगली सुअर भैंसा के लिए। घाना जो है आपका राजस्थान में, यह आपका सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रान के लिए। ठीक। आगे आपका रणथंभौर राजस्थान में है, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय, सांभर के लिए। कुंभलगढ़ हो जाएगा आपका नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए। पेंच हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल के लिए। पेंच। तंसा हो जाएगा महाराष्ट्र में, तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल पक्षी के लिए। ठीक। बोरी बिली जो हो जाएगा आपका लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस और कबूतर के लिए। आगे है वेदांतल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली कुत्ता, लंगूर के लिए। इंदिरा गांधी हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, इतना नहीं देखना। आगे है भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, या मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां जैसे कि ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीनसी कछुआ, हैक्स कहते हैं कि हॉक्सबिल कछुआ और लेदर बैंक कछुआ पाए जाते हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थान है। आगे कहता है कि राजस्थान के भरतपुर जिला में केवलादेव घना पक्षी विहार या पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सॉरस प्रजनन करने के लिए प्रवास करते हैं। आगे है यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभारी प्रवाहित होती है। आगे आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। आगे आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क का आपका मणिपुर में है। यह इम्फाल व बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया है। अब आगे है आपका पक्षी विहार। आगे आपका पक्षी विहार कहता है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में। स्थापना कब हुआ था, 1984 में। कहता है कि समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, स्थापना 1987 में। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में, स्थापना 1988 में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में, स्थापना 1990 में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, स्थापना 1990 में। कहता है कि ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में है, स्थापना 1990 में। समान पक्षी विहार मौनपुरी में, स्थापना 1990 में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, स्थापना 1990 में। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा में, स्थापना 1990 में। पटना पक्षी विहार एट्टा में। पटना पक्षी विहार कहाँ है, एट्टा में, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए ना। चलिए स्थापना 1990 में। जिसको हम बोलते हैं लोकनायक पक्षी विहार भी सुर हाथताल पक्षी विहार बलिया में, स्थापना 1991 में। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, स्थापना 1991 में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है आपका, प्रतापगढ़ में, स्थापना 2003 में हुआ था। आगे चलते हैं
आगे आपका फिजिक्स, कहता है कि श्यानता केवल द्रवों या गैसों का गुण होता है। द्रवों में श्यानता अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के कारण होता है, जबकि गैस में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता होबे नहीं करता। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैस की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक यानी कि डेकापोलाइज, पोलाइजली या पास्कल सेकेंड होता है। इसे प्रेनीटा से सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर काम करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारारेखीय प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहला वाला कण गुजरा था, धारारेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा नियत बनी रहती है। क्रांतिक वेग, धारारेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को कहते हैं, अर्थात धारारेखीय प्रवाह की विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। आगे आपका, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह भी श्यानता द्रव पर निर्भर करता है, श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः जो है आपका उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षित कम होता है और घनत्व ही उसके वेग का निर्धारण करता है। अब आगे आपका बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है नियत होता है। इस प्रयोग पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। अब आगे आपका श्यानता मतलब प्रत्यास्थता क्या। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा, कहते विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिसे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की अवस्था का मतलब प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अब आगे आपका विकृति, विकृति क्या है। किसी ताप पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई जो होता है बड़ा एल, उसमें छोटा एल की वृद्धि हो जाती है, इसलिए आप बोल सकते हैं छोटा एल बटे बड़ा एल विकृति कहते हैं। प्रतिबल, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही कहते हैं प्रतिबल। प्रत्यास्थता का यंग मापक क्या है, कहता है कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ के प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। हुक का नियम क्या है, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई, यही एक जो है प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। अब आगे आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, लैम्डा बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि प्रकृति आयतन में है तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए ऐसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब आगे सरल आवर्त गति, आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, किसी पिंड की समस्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपन गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी समस्थिति के एक बार एक ओर जाना फिर समस्थिति की दूसरी ओर आना और आना जाना पुनः समस्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाती है।
आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा है मात्रक जो हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है। सरल आवर्त गति के, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का तुरंत मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। अब आगे सरल आवर्त काल। सरल आवर्त गति की विशेषता क्या है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो ऊपर कोई बल काम नहीं करता है, अतः उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। अब आगे है आपका विविध अशोक चक्र। जानते हैं क्या? यह पदक जल थल और नभ में साहस पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। रक्षा जीवन पदक क्या है? डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए या साहस या वीरतापूर्वक काम के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपये नगद, स्वर्ण कमल एवं एक साल प्रदान की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे कहता है व्यक्ति और वर्ष कब किस दिया गया उसको पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरी को 1969 में दिया गया था। वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में, पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 में, पंकज मल्लिक को 1972 में, सुलोचना रूबी नायर को 1973 में, BN रेड्डी को 1974 में, धीरेन गांगुली को 1975 में, कानन देवी को 1976 में, नितिन बोस को 1977 में, रायचंद्र बोराल को 1978 में, सोहराब मोदी को 1979 में, P जयराज को 1980 में, नौशाद अली को 1981 में, LB प्रसाद को 1982 में, दुर्गा खोटे को 1983 में, सत्यजीत रे को 1984 में, B शांताराम को 1985 में, B नाग रेड्डी को 1986 में, राज कपूर को 1987 में, अशोक कुमार को 1988 में, लता मंगेशकर को 1989 में, आकिलियोनेनी नागेश्वर राव को 1990 में, भालजी पेंढारकर को 1991 में, भूपेन हजारिका को 1992 में, मजरूह सुल्तानपुरी को 1993 में, दिलीप कुमार को 1994 में, डॉक्टर राजकुमार को 1995 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में, कवि प्रदीप को 1997 में, BR चोपड़ा को 1998 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, आशा भोसले को 2000 में, यश चोपड़ा को 2001 में, देवानंद को 2002 में, मृणाल सेन को 2003 में, अड्डूर गोपाल कृष्ण को 2004 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, तपन सिन्हा को 2006 में, मन्नाडे को 2007 में, BK मूर्ति को 2008 में, D राम नायडू को 2009 में, KC बालचंद्र को 2010 में, सैमित चटर्जी को 2011 में, प्राण को 2012 में, गुलजार को 2013 में, शशि कपूर को 2014 में, मनोज कुमार को 2015 में, K विश्वनाथ को 2016 में, विनोद खन्ना को 2017 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में, रजनीकांत को 2019 में। अब आगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। कहता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1953 में 1954 में दिया गया था भारत रत्न। डॉक्टर भगवान दास मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था भारत रत्न। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में, धुंधो केशव कर्वे को 1958 में, विद्याचंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन या पांडुरंग बामन कने को 1963 में दिया गया था। अब आगे आपका
लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, बारा वेंकटगिरी को 1975 में, कुमार स्वामी कामराज को 1976 में, मदर टेरेसा को 1980 में, आचार्य विनोबा भावे को 1983 मरणोपरांत, खान बहादुर गफ्फार खान को 1987 में, मखदूम गोपाल रामचंद्रन को 1988 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को 1990 में, राजीव गांधी या सरदार वल्लभ पटेल को 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, LPJ अब्दुल कलाम या गुलजारीलाल नंदा को 1997 में, MS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, डॉक्टर रविशंकर को, अमरसेन को या गोपीनाथ बरदलोई को 1999 में, लता मंगेशकर उसका बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, भीष्म सिंह जोशी को 2008 में, सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नागेशा को रामचंद्र राव को 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय को 2015 में, प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यक कलाकार। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहला बार दिया गया था। ज्ञानपीठ के सूत्रों में बताया गया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया। जी शंकर क्रूप को अड्डा जुआई के लिए 1965 में, ताराशंकर बंदोपाध्याय को गणदेवता के लिए 1966 में, KV कुट्टप्पा या उमाशंकर को 1967 में रामायण दर्शनम के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम हिंदी में दिया गया था चिदम्बरा के लिए 1968 में, फिराक गोरखपुरी को गुल ए नगमा के लिए प्रथम बार 1969 में, विश्वनाथ सत्यनारायण को श्रीमद् रामायण कल्पवृक्ष के लिए तेलुगु में 1970 में, विष्णु डे को 1971 में स्मृति सत्ता भविष्य के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए। कौन ज्ञानपीठ? गोपीनाथ मोहंती या डॉक्टर R बेंद्रा को 1973 में, माली मटाल यानी कि 4 तार के लिए, विष्णु सखा खांडेकर को 1974 में याति की मराठी के लिए, AB अखिलंदन चिंता पावन के 1975 में, श्रीमती आशापूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1976 में, डॉक्टर K शिवराय क्रांत को 1977 में, कथा मुजक्किया कथा की कंसुगुल के लिए, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को 1978 में, कितनी नाव में कितनी बार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को 1979 में मृत्युंजय के लिए। अब आगे है आपका मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज के अनुसार जो जानते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया। अवंती की राजधानी था आपका महिष्मती, ठीक है। आगे चलते पंचाल का ही छत्र, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का पोटली हाटक या राजपुर। अब आ गया मगध साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आगे भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र जरासंध का पिता था। मगध पर 3 शासकों ने राज किया था। पहला था हर्यक वंश, संस्थापक था बिंबिसार। उसके बाद बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु को जैन। फिर दूसरा का था शिशुनाग वंश, संस्थापक था शिशुनाग। उसके बाद कलाशोक। फिर नंद वंश, महापद्मानंद। उसके बाद घनानंद। अब आ गया हर्यक वंश, बिंबिसार 1544 से 92, 492 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। यह महात्मा बुद्ध का मित्र या संरक्षक भी था। राजगिरी उसकी राजधानी थी, राजगिरी गिरिब्रज। बिंबिसार को श्रेणी से न रखने वाला भी कहा जाता है। उसने विजय पर विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधी स्थापित किए, 3 विवाह किए। आगे प्रथम पत्नी जी थी महाकौशला देवी थी, कौशल राजा की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी।
विवाह दहेज में काफी मिला था। दूसरी पत्नी लिच्छवी राज्य के शासक चेटक की पुत्री चलना थी, जिससे अजातशत्रु उत्पन्न हुआ था। तीसरा का रानी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम से लेकर उत्तर तक फैल गया। बिंबिसार ने अंग के शासक विद्रथ की हत्या करके उसके मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत से युद्ध किया और किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, जिसको कुनिक भी कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक या रथमूसल जैसे हथियारों को प्रयोग किया। उसका मंत्री बर्षकार काफी सहायक सिद्ध हुआ। आगे आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को की वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन का या द्रवणन कहलाता है। द्रवीकरण वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है या द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाते है, फ्रीजिंग कहलाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवाकाली वस्तु ऊष्मा का अवशोषक अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषक कम मात्रा में होता है। अब आगे आपका चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, कहते हैं कि प्लाज्मा अवस्था अब तक की ज्ञात तत्वों की तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस द्रव गैस में किसी के साथ भी समानता नहीं रखती, इसलिए इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आगे मोल संकल्पना क्या है। द्रव्यमान परमाणु इकाई कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के द्रव्यमान भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। एक AMU बराबर 10C12 कार्बन परमाणु बटे 12। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992 -23 ग्राम होता है, जिसे AMU में के बराबर होता है। अर्थात एक AMU बराबर 1.9924 ग्राम होता है। 1.499। आगे परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो ये बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु द्रव का 12वें परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी। अब आगे आपका आणविक द्रव्यमान। कहता है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान वह संख्या जो ये बताती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान से लगभग 12वें भाग कितना गुना भारी। ठीक, अब आगे आपका मोल जो हम अगले दिन देखेंगे। आगे आपका जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही स्वीकृति करता है और ना ही लौटाता है, अर्थात निश्चित और अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय शक्ति धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में। संसद में वित्तीय वर्ष वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के संबोधन करके प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 तक। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुमोदन की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है, अनुच्छेद 115 के तहत। वह केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में। न्यायिक शक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी
विधि पर सलाह दे सकती है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। 143 का 72 में क्षमादान उन सभी मामलों में जिन्हें दंड सेना न्यायालय ने दिया है। उन सभी मामलों में जिन्हें केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी जाती है। उन सभी मामलों में जिनमें सजा मृत्युदंड होता है। इसमें दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अर्थात वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाती है। अब आगे आपका लघुकरण। इसके दंड में क्या होता है कि बदल करके और कम कर देता है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड का लघुकरण करके आजीवन कारावास करवा सकता है राष्ट्रपति। परिहार में क्या होता है कि परिहार दंड की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसकी अवधि कम हो जाती है, जैसे कि आजीवन कारावास को 5 वर्ष कर सकता है। विराम साफे रोक लगा दिया जाता है, कम कर देती है, जैसे कि महिला की गर्भावस्था की अवधि के लिए और बूढ़ा के लिए। पर विलंबन, इसमें किसी पिंड को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड। सैन्य शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में, ठीक। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। वह संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की घोषणा या समाप्ति का घोषणा करता है। कूटनीतिक शक्तियाँ, आगे विदेशों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। सभी राष्ट्रीय विधियों एवं समझौते राष्ट्र के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। आपातकालीन शक्तियाँ, संसद के राष्ट्रों के निम्न आपातकालीन राष्ट्रपति शासन ने राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और संसद के पुनः सत्रावसान प्रारंभ पर 100 मास के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना आवश्यक होता है। अब आगे आपका लास्ट पेज, उत्तक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विभाजित तक, दूसरा का है अस्थायी उत्तक। विभाजित तक जो होता है आपका 3 प्रकार का है। शीर्ष विभाजित तक, अंतर्विष्ट विभाजित तक, पार्श्व विभाजित तक। अब कहता है कि अस्थायी उत्तक 2 प्रकार। अस्थायी उत्तक जो होता है आपका 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, जटिल और विशिष्ट या शराबी तक। अब साधारण उत्तक भी होते हैं 3 प्रकार के, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, दारू या। आगे अब कहते हैं कि विशिष्ट शराबी उत्तक जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य शराबी एवं अंतःशराबी। विभाजितक उत्तक, उत्तकों में विभाजन की क्षमता होती है। इसकी प्रकृति गोल, अंडाकार, बहुभुजी हो सकती है। इनमें अंदर कोशिका अवकाश नहीं होता है और इनकी दीवार पतली एवं एक समान होती है। रिक्तिकाएँ या तो छोटी होती या छोटी ही नहीं, रिक्तिकाएँ होती ही नहीं होते। आगे इन कोशिकाओं में केंद्रक एवं कोशिका द्रव रहता है। आगे चलते हैं। इस स्थिति के आधार पर विभाजित तक 3 प्रकार में बांटा गया। शीर्ष विभाजित तक, ये उत्तक का काम है आपका जड़ व तना के ऊपर वाला भाग पाए जाते हैं, इससे पौधा लंबा होता है। शीर्ष विभाजित तक से अंतर्विष्ट विभाजित तक, ये शीर्षस्थ विभाजित तक के ही भाग हैं। ये वृद्धि के काम करते हैं, जैसे कि घास के तनों के नीचे में पर्व संधि तथा आच्छाद पत्तियों के आधार एवं पर्णक संधि पर पाए जाते हैं। कौन? अंतर्विष्ट विभाजित तक। अब आगे पार्श्व विभाजित तक, ये उत्तक तनों और जड़ों के किनारे पर होते हैं, केवल पार्श्व दिशा में विभाजित होते हैं। ये पौधा के द्वितीयक वृद्धि करते हैं, जैसे कि कैडमियम, क्वार्क, कैम्बियम आदि। इसी उत्तक से पौधे की मोटाई बढ़ती है। और अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक का निर्माण उन कोशिकाओं से होता है जो अपनी विभाजन क्षमता खो देती है। अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है, साधारण,
मृदुतक और स्थूलकोण। ये उत्तक समान आकृति वाली कोशिकाओं में बनते हैं तथा सभी कोशिकाओं का समान कार्य करती है। मृदुतक ये कोशिकाएं सदैव जीवित समव्यासी अंतरकोशिकीय अवकाशों सहित गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार। जाइलम फ्लोएम का अधिकांश भाग मृदुत का बना होता है। स्थूलकोण उत्तक, इसकी कोशिकाएं जीवित एवं लंबी होती है और शक्ति कणों इनकी भित्ति सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। आगे यह पौधा का सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है।